डॉक्टर, जिन्हें हमारे समाज में भगवान का रूप माना जाता है, जो जान बचाते हैं, मौत के मुंह से खींच कर लाते हैं, ऐसे ही तो एक डॉक्टर वो भी थी। क्यों उसकी जान सस्ती थी? क्यों उसके सम्मान का कोई मोल ही नहीं था? वो दूसरों का दर्द दूर करने के लिए रातों की नींद तक त्याग कर 36 घंटे से ड्यूटी कर रही थी। फिर उसके दर्द का कोई मोल क्यों नहीं? क्यों उसे निर्ममता से कुचलने वालों का हिसाब नहीं किया जाता? क्यों डॉक्टरों की गुहार केवल उनकी ही पुकार मानी जाए? क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? या फिर गुनाह से बढ़कर सियासत है? हमको न्याय दीजिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। हमारा लड़की जो किया है अब तो कोई तो रिटर्न नहीं दे सकते है ना। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। Justice, justice, we want justice, we want justice, we want justice. एक दो तीन चार। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। इस बार फैसला होगा, चाहे कुछ भी हो, फैसला होगा। We want justice, we want justice, you want justice, we want justice. दोनों आंखों से रिश्ता खून, होठों से बहता खून, चेहरे पर जख्म, गर्दन पर जख्म, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून जख्मी, बायां पैर घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाएं हाथ की रिंग फिंगर टूटी, प्राइवेट पार्ट लहूलुहान। एक एक जख्म की गिनती शुरू की जाए तो मानवता शर्मिंदा हो जाए। एक एक चीख का अनुमान लगाया जाए तो मानवीयता बहरी हो जाए। एक एक दरिंदगी का हिसाब लगाया जाए तो इंसानियत पश्चाताप के चुल्लू भर पानी में डूब मरे। हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। माँ बार बार फोन कर रहे थे, फोन रिंग हो रहा था, लेकिन कोई उस टाइम तो मेरा लड़की गुजर ही गया। मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। वो तो एक डॉक्टर थी, लोगों की जिंदगी बचाना उसका काम था। 36 घंटों से लगातार वही काम तो कर रही थी, लेकिन आरजी कर अस्पताल की दीवारें क्या इतनी मोटी हैं कि एक डॉक्टर के साथ दरिंदगी होती रही और किसी के कानों तक कोई आवाज नहीं पहुंची। हम अपनी जान गवा के दूसरे की जान क्यों बचाएं? बंगाल में हुआ, वो यहाँ रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर डॉक्टर सेफ नहीं है, वो खुद अपनी सेफ्टी के लिए कंसर्न है, वो कैसे दूसरों को सही? हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्यों इस इतने बड़े हादसे को छुपाया जा रहा है। क्या अस्पताल में उस रात ट्रेनी डॉक्टर के अलावा कोई और था ही नहीं जो उसे एक वहशी के चंगुल से छुड़ाकर उसकी जान बचाने की कोशिश करता? हम लोग हमेशा ऐसे 36 आवर्स ड्यूटी करते रहते हैं, विदाउट स्लीप। हम लोग सोते नहीं है, ब्रश नहीं करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटीज नहीं होता है। इफ आई एम डिस्ट्रेस समवेयर, क्या कोई मुझे हेल्प करने आएगा भी? क्योंकि पूरे मतलब आइसोलेटेड कॉरिडोर्स रहते हैं जहाँ से हम चल के एक वार्ड से दूसरे वार्ड जाते हैं। क्या वाकई सिर्फ एक ही शख्स आया और इतनी बड़ी शर्मनाक घटना को अंजाम देकर चला गया? सुसाइड का नाम देने की कोशिश की गई, कुछ सीमेन सैंपल से जिसको डिस्ट्रॉय किया गया है कुछ लोगों को बचाने के लिए। तो जो भी यहाँ पे उस महिला के साथ जो गलत किया जा रहा है, कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? प्रशासन कहाँ है? प्रशासन कहाँ गलती कर रहा है? उन प्रशासन के लोगों को, एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, लेकिन बाकी को जो क्यों बच गए हैं? प्रशासन के खिलाफ भी, कुछ लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। जान गई है एक डॉक्टर की। डॉक्टर से पहले वो एक बेटी थी, वो एक लड़की थी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो लगता है, लेकिन पढ़ी हुई बेटी कैसे बचे, ये सवाल देश के सामने है, सरकारों के सामने है, सिस्टम के सामने है, सोसाइटी के सामने है, सियासत के सामने है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है उसके दर्द का? क्या कोई अंदाजा लगा सकता है बेबसी का? क्या कोई अंदाजा लगा सकता है दरिंदगी का? सवाल चुभते हैं तो प्रशासन सवालों पर ही पक्षपात का सवाल उठा देता है। जवाब सूझता नहीं
तो सरकार पूछने वालों का मुंह दबा देती है। पर सोचिए ना, क्या देश के डॉक्टरों को सुरक्षित होने का भी अधिकार नहीं? क्या दूसरों का दर्द दूर करने वालों के दर्द का इलाज जरूरी नहीं? যে আমার মেয়ের বডি নাকি যেভাবে আমাদের দেখানো হয়েছে ঠিক ওইভাবে ছিল না, আর বডিতে কোনো জামা কাপড় কিছুই ছিল না। আচ্ছা, এটা আমরা জানতে পেরেছি না, আমরা আমাদের তো দেখতে দেয় না। দেখে একজন ফোন করে বলছেন আপনার মেয়ে সুইসাইড করেছেন। এটা হতেই পারে না, এটা কিছু আড়াল করার চেষ্টা, না এটা কিছু লোপাট করার জন্যই বলেছেন যে আপনাদের মেয়ে সুইসাইড করেছে। চাকরি নয় আমার মেয়ের। इस पीड़ा को इंसाफ कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं, ये सवाल रह रहकर कौंध रहा है। ডক্টরই বলবেন কি হয়েছে, আপনারা আসুন। তখন আমরা এসে আমাদের ড্রাইভারকে নিয়ে যখন যাচ্ছি তখন উনি বললেন, আবার ফোন করলাম, তখন উনি বললেন আপনারা কি আসছেন? আমি মানে উনি কে ছিলেন? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আপনার মেয়ে সুইসাইড করেছে। দিয়ে মোড়ানো ছিল, হাতটা এরকম ভাঙা ছিল, এখানে চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল। আমি বলেছি আমার মেয়ের এই অবস্থা দেখে কেউ বলবে না সুইসাইড করেছে, মানে তাকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে কেউ তাকে খুন করে ফেলেছে। जिम्मेदार एजेंसी को किस बात की जल्दी थी? क्यों रेप और हत्या की बात छुपाने की कोशिश हुई? We are following a very transparent investigation here, and if there is any demand from the family that they want the investigation to be carried out by some other agency, from our side there is absolutely no problem. सवाल ये भी है कि संजय रॉय जैसे दरिंदों के मन में कानून का खौफ क्यों नहीं? क्यों रेप जैसे भीषणतम अपराध में सजा की ऐसी नजीर नहीं बनती कि अपराधियों की रूह कांप जाए? क्यों ये सिलसिला थमता नहीं? डॉक्टरों के साथ हिंसा का ये पहला मामला नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक शोध के अनुसार 75% से अधिक डॉक्टरों ने कार्यस्थल पर किसी न किसी प्रकार की हिंसा का सामना किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के खिलाफ ऐसी हिंसा का कोई केंद्रीय डेटाबेस नहीं है, लेकिन जो मामले आते हैं वो इशारा करते हैं कि सरकारी अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ, विशेष रूप से जूनियर डॉक्टरों और इंटर्न्स को इसका खामियाजा ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। कई डॉक्टर एसोसिएशन इस समस्या से निपटने के लिए एक केंद्रीय कानून की मांग करते रहे हैं। इस बार भी आईएमए ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर डॉक्टरों की सुरक्षा के मामलों में सीधे हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस मामले में इंसाफ दिलाने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी है। आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए सीबीआई चार्जशीट तैयार करने में जुट गई है। हर उस शख्स से पूछताछ हो रही है जो इस घटना से प्रत्यक्ष या किसी भी रूप में जुड़ा रहा। उधर अस्पताल में तोड़फोड़ और सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि कलकत्ता गवर्नमेंट क्या कर रही है और वहाँ की पुलिस क्या कर रही है। 24 आवर्स 36 आवर्स की शिफ्ट होती है हमारी, रात को ड्यूटी करते हैं हम सिक्योरिटी तो मांग रहे हैं और क्या बोला है हमने। We want justice for the deceased. उसका साथ पूरा है। हर उगते सूरज के साथ इंसाफ की आवाजें बुलंद हो रही हैं। कब तक प्रदर्शन चलेगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हमें जस्टिस चाहिए उस फीमेल रेजिडेंट के लिए। किसी भी मेडिकल कॉलेज में कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कैमरा नहीं। देश भर में डॉक्टर कोलकाता रेप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक डॉक्टर के साथ ऐसा हो जाता है तो कितनी बड़ी बात है ना, एक आम इंसान के साथ क्या होगा। दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। आंखों में सुलगते अंगारे लिए देश भर के डॉक्टर हर पल सीबीआई जांच पर नजरें लगाए हुए हैं, क्योंकि इस मामले की जांच अब कोलकाता पुलिस के हाथ में नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामला अब सीबीआई के हाथ में है और सीबीआई फिलहाल कई सवालों का सामना कर रही है।
क्या किसी खास आदमी या फिर किसी मास्टरमाइंड को बचाने की कोशिश की जा रही थी? क्या कोई ऐसा सच जानती थी ट्रेनी डॉक्टर जिसे अस्पताल प्रशासन छिपाना चाहता था? क्या वारदात को एक से ज्यादा लोगों ने अंजाम दिया? किसके इशारे पर हुई क्राइम सीन को बिगाड़ने की कोशिश? क्या क्राइम सीन को बिगाड़ने की कोशिश की गई? डॉक्टर के कत्ल को पहले क्यों बताया गया सुसाइड? पहले क्यों दर्ज किया गया अप्राकृतिक मौत का केस? अवश्य चाहता है डिपार्टमेंट के खिलाफ तो कार्रवाई हो रहा है, हम तो देख रहा है। लेटेस्ट अपडेट यही है जो हम देख रहा है, किसी को नहीं दिया गया है, हम लोग मांगा भी नहीं, हम लोग तो किसी का ऊपर भरोसा रखना है। उसका बारे में हम बोलेंगे वो सब मेरा लड़का लड़की का समान है, वो हमको हम मानता है हमारा एक लड़की गया है, 4 लड़की मेरे पास, लड़का लड़की मेरे पास आके उसका क्या बोले है, उसका कोई भाषा हमारे पास नहीं आ रहा है। उसका साथ पूरा है हम लोग। फिलहाल इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए सीबीआई एक साथ कई दिशाओं में अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। 10 लोगों की ऐसी लिस्ट तैयार की गई है जिनसे सीबीआई रोजाना पूछताछ कर रही है। सीबीआई के राडार पर कई लोग हैं। नंबर 1 आरोपी संजय रॉय। आरोपी संजय रॉय से पूछताछ कर इस मामले का पूरा सच जानने की कोशिश कर रही है सीबीआई। नंबर 2 अस्पताल के कर्मचारी। सीबीआई अस्पताल के कर्मचारियों से पूछताछ करके ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या संजय रॉय सिर्फ एक मोहरा है या फिर अकेला गुनहगार। नंबर 3 सस्पेंडेड प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सस्पेंडेड प्रिंसिपल की कार्यशैली पर भी इल्जाम है। नंबर 4 डॉक्टर अरुणाभो दत्ता चौधरी। सीबीआई चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के चीफ डॉक्टर अरुणाभो दत्ता चौधरी से भी पूछताछ कर रही है, जिसके अंडर में पीड़ित डॉक्टर काम किया करती थी। जांच एजेंसियां, कोलकाता पुलिस, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ कर रही है ताकि वो जान सकें कि पोस्टमार्टम के समय किस हालत में बॉडी उन्हें मिली थी, वारदात के वक्त क्या स्थिति थी। कोलकाता पुलिस से यह जानने की कोशिश हो रही है कि जिस सेमिनार हॉल में यह वारदात हुई उसे सील क्यों नहीं किया गया। सस्पेंड किए गए प्राइवेट गार्ड से भी पूछताछ हो रही है जिनकी अस्पताल में नाइट शिफ्ट में ड्यूटी थी। आरजीकर अस्पताल की इमरजेंसी विभाग जो है, उस इमरजेंसी विभाग की क्राइम सीन पे फिर से एक बार सेमिनार हॉल की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त जो है कि इन्वेस्टिगेशन की जो पारी है वो पारी चल रही है। अभी तक जितने भी एक्यूज की नाम सामने आ रही है, जैसे कि प्रिंसिपल को बुलाया गया और इस वक्त जितने भी जो सस्पेक्ट्स है सबको बुला के पूछताछ किया जा रहा है और साथ ही में इस वक्त इमरजेंसी जो विभाग है जहां पे क्राइम सीन घटी थी वहां पे फिर से सीबीआई की ऑफिसर्स की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाला है। सीबीआई की टीमें डिजिटल सबूत जुटा रही हैं। ये वो 3D स्कैनर हैं जिसको लेकर सीबीआई की एक खास टीम मौके पर पहुंची थी। मकसद ये है कि पता किया जाए कि वारदात की जगह पर संजय रॉय ही मौजूद था या फिर कोई और भी था। लेकिन सीबीआई के एक्शन से कोलकाता पुलिस नाराज है। कमिश्नर का कहना है हमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They collect the best of evidences. The main accused has been arrested. We have tried to satisfy the family. The rumors are being floated. एक तरफ जहां पूरा देश गुस्से से उबल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई के सामने इसकी तह तक पहुंचने की बड़ी चुनौती है। घटना के पहले दिन से अस्पताल प्रशासन और कोलकाता पुलिस पर उंगलियां उठती रही हैं। आरोप सबूत मिटाने से लेकर वारदात में शामिल बड़े चेहरों को बचाने के भी लगे हैं। ऐसे में सीबीआई ने 3 टीमें बनाई हैं जो एक दूसरे के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं। पहली टीम इस केस से जुड़े तमाम किरदारों की स्कैनिंग और उनसे पूछताछ कर जानकारी जुटाने की कोशिश में, दूसरी टीम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के सहारे सच्चाई पता लगाने की कोशिश में जुटी है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज की जांच से लेकर मोबाइल फोन की डिटेल और दूसरी चीजें शामिल हैं। तीसरी टीम का पूरा फोकस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पर है, जिसकी जांच सीन ऑफ क्राइम, लाश
और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इर्द गिर्द है। तो ये पूरा चीज को घुमाने का कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आज जो मुख्यमंत्री ये केस को सुइसाइड बोल के दबाने का कोशिश किए, जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने का कोशिश किए, जनता को जो जाग उठे ना, वो देखकर उनको चेयर हिल गया है और उसके बाद से वो आज ये नाटक फिर कर रही है। उनको अगर नाटक करना है तो उनको बोलिए पहले कामदुनी के जो बहन है उनके लिए वो पदयात्रा करे, क्योंकि 11 साल हो गया अभी उनका विचार नहीं हुआ है। जो लोग कामदुनी का काम किए थे उनका अभी तक फांसी नहीं हुआ है। तो नाटक बंद करके पहले कामदुनी का बहन का जो लोग रेपिस्ट है उनको फांसी में लटकाए। सीबीआई हर सबूत को जुटाने की कोशिश में है ताकि एक भी गुनहगार बच न पाए। अफसोस है कि राजनीति इस बात को देखकर होती है कि बलात्कार किस राज्य में हुआ है। आंकड़े खंगाले जाते हैं और ये देखा जाता है कि जिस राज्य में बलात्कार हुआ है वहां पर शासन किस पार्टी का है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री भी ममता बनर्जी, स्वास्थ्य मंत्री भी ममता बनर्जी और गृह मंत्री भी ममता बनर्जी। बंगाल में 13 साल से सरकार चला रही है, लेकिन जब पीड़ित को इंसाफ दिलाने की बारी आई तो सड़कों पर खुद विपक्ष की तरह आ गए। দুটো ঘটনা যদি কখনো ঘটে আমরা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নিই। আমরা চাই এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে, তার জন্য ফাঁসির দাবি করছি। ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या देश भर में एक मुद्दा बन चुका है। क्लियर हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर बोल के कोई चीज पश्चिम बंगाल में नहीं है। अगर कोई राज्य सरकार अपने कैपिटल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो उस राज्य सरकार को कोई मोरल राइट नहीं है कि सरकार सत्ते पे बने रहने की। इसका पूरा का पूरा जांच हो और यहाँ पर न्याय मिलनी चाहिए उन लोगों को जिनके ऊपर ये अत्याचार हुए हैं, और खास तौर पर कौन है ये अपराधी, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोलकाता रेप और मर्डर मामले को लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में ठन गई, लेकिन सवाल सिर्फ ममता बनर्जी से नहीं है, बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से भी सवाल है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, खड़गे जी हो, प्रियंका वाड्रा गांधी जो कहती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, चाहे वो अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट वाले हों, चाहे वो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल तो जेल में हैं, उद्धव ठाकरे हों, ये सब राजनीतिक गिद्ध हैं। इनके मुंह पर ताला लगा हुआ है, मुंह में दही जमी है, क्योंकि ये राजनीतिक गिद्ध लाशों की राजनीति तो करते हैं, लेकिन ये उड़ान लेने से पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि ये लाश भाजपा शासित राज्य की है या इंडिया अलायंस शासित राज्य की है। सवाल विपक्ष बीजेपी से भी कर रही है। पश्चिम बंगाल में हुआ दरिंदगी है, तो उत्तराखंड में जब वहाँ पे नर्स एक आती है तो आप कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? बिल्कुल करेंगे। नहीं की। उत्तराखंड में इतनी बड़ी घटना घटी, सन्नाटा है। मुजफ्फरपुर में 14 साल बच्ची के साथ अन्याय हुआ, सन्नाटा है। बुलंदशहर में दलित बच्ची के साथ अन्याय हुआ, सन्नाटा है। उधर अधीर रंजन चौधरी इस पूरी कहानी में भ्रष्टाचार का एंगल दे रहे हैं। आरजीकर हॉस्पिटल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे थे, उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी। आवाज उठाने के लिए, बदला लेने के लिए अमानविक तरीके से, निष्ठुर तरीके से इन पे हमला किया और हत्या कर दी।
ममता सरकार को एक तरफ बीजेपी घेर रही है तो कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से भी फटकार लगाई जा रही है। चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगमन ने राज्य सरकार और पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, अस्पताल में तोड़फोड़ के लिए 7,000 की भीड़ कैसे आ गई? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ किया? प्रदेश के होम मिनिस्टर ममता जी हैं। हेल्थ का चार्ज किसके पास है? मुख्यमंत्री कौन है? तो किसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही थी? अपने खिलाफ। जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद करें। जनता जो जवाब मांग रही है उन जवाबों को दें। एक स्टेट बताइए, एक स्टेट जहां पे रेप नहीं हुआ, एक स्टेट बताइए। एक फर्क ये है, भाजपा का स्टेट में और पहले लेफ्ट का स्टेट में कोई चीफ मिनिस्टर इतना एक्शन ले नहीं, विक्टिम का घर में चला नहीं गया। ममता दीदी ये करता है। निशान को मिटाने के लिए रात में हजारों गुंडे को भेजती है। क्या बंगाल के लोगों को ये भरोसा होगा, देश के लोगों को, कि वहां पुलिस को खबर नहीं होगी हजारों गुंडे आएंगे रात को? যে ক্ষতি হয়েছে কালকে আরজি করে, আমি যতটুকু ভিডিও দেখতে পেয়েছি, কারো হাতে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, তারা হচ্ছে বিজেপি, আর কারো হাতে ডিওয়াইএফ এর সাদা লাল फ्लैग। पहले अस्पताल के अंदर रेप और हत्या और फिर इंसाफ के लिए उसी अस्पताल पर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर हमला। 2 दिन में 25 से ज्यादा हमलावरों को पुलिस पकड़ चुकी है, लेकिन इस हमले का मास्टरमाइंड कौन है, इसका जवाब कोई नहीं। पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस सीधे तौर पर ऐसे सवालों को खारिज कर दे रही है जिनके जवाब शायद उसे असहज कर रहे हैं। पर राज्य सरकार की तरफ से बयान आने में देरी आखिर क्यों हुई? मामले को क्या आत्महत्या वाकई बताया गया और किसने ऐसा कहा? तमाम अलग अलग थ्योरीज और पहलुओं पर जांच चल रही है। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की खबर जैसे ही अस्पताल से बाहर आई, सबसे पहले कोलकाता पुलिस की टीम पहुंची। जिस हॉल में रेप के बाद हत्या हुई वहां से सबूत जुटाए गए। जिस अस्पताल में हत्या हुई वहां से कर्मचारियों से पूछताछ हुई। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम पहुंची, लेकिन जांच से लेकर अस्पताल पर हुए हमले के बीच ऐसे कई सवाल सामने आए जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। सवाल नंबर 1, डॉक्टर के कत्ल को परिवार वालों को पहले क्यों बताया गया आत्महत्या? पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। सवाल नंबर 2, पुलिस ने इस सिलसिले में पहले क्यों दर्ज किया अप्राकृतिक मौत का केस? What has Calcutta police not done? In this case, they have done everything, and I do it. I am saying it under everything under my command. सवाल नंबर 3, क्या क्राइम सीन को बिगाड़ने की कोशिश हुई? अगर हाँ तो किसके इशारे पर? पहले दिन मौका वारदात से सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने क्राइम सीन को पूरी तरह सील नहीं किया, लेकिन ऐसा क्यों किया गया? सवाल नंबर 4, क्या वारदात को एक से ज्यादा लोगों ने अंजाम दिया? इस सवाल के पीछे 2 वजह हैं। एक तो शव से 151 ग्राम सीमेन का बरामद होने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कही गई, वहीं दूसरी तरफ मृत डॉक्टर के शरीर के हर हिस्से पर जख्म था। सवाल नंबर 5, अस्पताल पर हुए हमले को रोका क्यों नहीं गया? 14 और 15 अगस्त की रात को अस्पताल पर हमला हुआ और हमलावरों ने क्राइम सीन तक पहुंचने की कोशिश की। कुछ लोगों ने क्राइम सीन के बिल्कुल पास में चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क को भी सीन ऑफ क्राइम को प्रभावित करने की कोशिश के तौर पर देखा। The photographs of 9 people have already matched, and on interrogating these people, we have found out some more people who have accompanied them. Maybe their photographs are not
there in the photographs which you have circulated, but we are arresting them as well. So this is something which I wanted to appeal to all of you, that please you can provide, and all the citizens of Calcutta, that whatever vandalism which has happened, anybody who is responsible will be arrested. I would like to request you all that there are far too many rumors are floating. There are far too many rumors are floating, which have no basis. पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का यह पहला मामला नहीं है जिसने तूल पकड़ा है। ममता बनर्जी सरकार के 13 सालों में अब तक रेप और मर्डर के 10 ऐसे बड़े मामले हुए हैं जिन पर जमकर हंगामा मच चुका है। 2012 में पार्क स्ट्रीट बलात्कार मामला, 2013 में कामदुनी सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला, 2013 में मध्यम ग्राम बलात्कार मामला, 2014 में जादवपुर विश्वविद्यालय छेड़छाड़ मामला, 2015 में गंगनापुर बलात्कार और हत्या का मामला, 2017 में बामन घाटा बलात्कार मामला, 2020 में संदेश खाली बलात्कार मामला, 2022 में हंस खाली बलात्कार और हत्या मामला, 2023 में डायमंड हार्बर गैंग रेप केस, 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस। देश भर में लगातार डॉक्टरों की हड़ताल और प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। यह मामला कोलकाता का है, लेकिन पूरे देश में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर पूरे देश में आक्रोशित हैं, लेकिन पूरे समाज को जागना होगा। जिस तरीके से यह मामला शुरू हुआ, जिस तरीके से डॉक्टरों ने कोलकाता में जांच की मांग की, अब तक क्या क्या बदला है उस पर भी एक नजर डालते हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार ने एक बार फिर दिल्ली में हुए निर्भया रेप केस की याद दिला दी। साथ ही ये सवाल भी दोबारा सामने आ गया कि कब तक रेप जैसे जघन्य अपराध होते रहेंगे और महिला सुरक्षा के नाम पर लापरवाही, खिलवाड़ और राजनीति जारी रहेगी। हम आपको एक टाइमलाइन के जरिए बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। ने सरकार से मामले में सख्त कार्रवाई करने और न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। 13 अगस्त को राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने अस्पताल का दौरा किया। दिल्ली समेत एनसीआर में भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन हुआ। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने याचिकाओं पर सुनवाई की और जांच सीबीआई को सौंप दी। एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के अंदर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। 14 अगस्त को सीबीआई ने नई एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने सवाल उठाया कि वारदात स्थल यानी सेमिनार हॉल के बगल वाले कमरे में तोड़फोड़ क्यों की गई। प्रदर्शन में सड़कों पर महिलाएं उतरी, कॉलेज में तोड़फोड़ हुई। पंद्रह अगस्त को पकड़े जा चुके लोगों को स्थानीय अदालत ने 22 अगस्त तक हिरासत में भेज दिया। भीड़ ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने अस्पताल में तोड़फोड़ को बीजेपी की गुंडागर्दी बताते हुए कोलकाता पुलिस से कार्रवाई करने को कहा। कोडा ने फिर से हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया। जो बच्ची के साथ घटना हुई है, उसके साथ जो दरिंदगी हुई है, जो भी मुजरिम उसमें शामिल है, एक है या एक से ज्यादा है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं। अगर डॉक्टर अगर हॉस्पिटल के अंदर खुद जहां वो ड्यूटी पे है और वहां वो सुरक्षित नहीं है, तो आप आम महिलाएं और बच्ची के लिए क्या सोच सकते हैं? कि हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं उनका खुद का ही अपना कानून है, जिसके अंतर्गत होता ये है कि जब भी किसी तरीके का क्राइम असॉल्ट डॉक्टर के ऊपर होता है, तो जब तक पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है और जब तक जजमेंट होती है, इतनी देर में एक डिले आ जाता है। जब तक ये साइकिल रिपीट होती रहती है, तो मैं चाहती हूँ सीबीआई को लागू किया जाए, जिसके अंदर ये केस में जजमेंट एंड हमारी इन्वेस्टिगेशन उसमें कोई देरी ना हो और लोगों के अंदर अवेयरनेस आए कि ऐसा कोई कानून भी एग्जिस्ट करता है, ताकि वो डरे डॉक्टर के ऊपर असॉल्ट करने से। ये जो हत्याकांड है, ये निर्भया के बाद का अपने भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा हत्याकांड है।
मतलब ये शर्मसार कर देने वाली घटना है। हमारी मांगे ऐसी है कि हमारे बहन, हमारी भारत की बेटी के साथ जो एक अन्याय हुआ है उसको कहीं तो भी न्याय मिले। पहले तो कोशिश किए थे सुसाइड करके और बाद में बोले थे पोस्टमार्टम के पता चला शी वॉज ब्रूटली मर्डर्ड एंड रेप। वहाँ के जो जितने भी रेसिडेंट्स है अलॉन्ग विद अदर कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ वेस्ट बंगाल सब प्रोटेस्ट पे बैठे हुए क्योंकि उनको जस्टिस चाहिए। जो इंस्टीट्यूशन में ये काम हुआ है वो कर्तृपक्ष आकर एफआईआर नहीं लॉन्च करेगा और प्रोटेस्ट रिनोवेशन का ऑर्डर देगा। इट इज वेरी ग्राउंड ऑफ सस्पिशियस एंड ऑल्सो कोर्ट में जो ऑर्डर कोर्ट ने ऑलरेडी बोला है कि इट इज द वेरी ग्राउंड ऑफ सस्पिशन रिगार्डिंग द हायर अथॉरिटीज रिगार्डिंग प्रिंसिपल सर, एमएसवीपी सर, डीन ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर्स, असिस्टेंट सुपर ऑन ड्यूटी उस दिन जो था एंड एचओडी ऑफ रेस्पिरेटरी मिशन बोथ आर अंडर। देश में कई बार इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए कड़ा कानून बने। जब निर्भया का मामला हुआ था उसके बाद कानून में बदलाव भी किए गए, लेकिन एनसीआरबी के 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर दिन 86 बलात्कार अब भी होते हैं। जरूरत है कि न केवल कानून बने बल्कि उन पर इस तरीके से अमल किया जाए कि इस तरह के अपराध पर अंकुश संभव हो। हर घटना के बाद पुलिस प्रशासन सरकार ये दावा करती है कि व्यवस्था बदल दी गई है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। हर वारदात पुलिस प्रशासन की सख्ती और इंतजामों की पोल खोलती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत रेप यानी बलात्कार की अधिकतम सजा उम्र कैद है। नाबालिग के मामले में ये सजा मृत्यु दंड में भी बदल सकती है। लेकिन एक सच ये भी है कि भारत में रेप की घटनाएं कम नहीं हो रही, हर दिन मामले दर्ज हो रहे हैं। एनसीआरबी के 2021 के आंकड़ों के अनुसार हर दिन देश में औसतन 86 बलात्कार होते हैं। बलात्कार बलात्कार है, वो कहीं पर भी हो निंदनीय है, दंडनीय है। दिखाई ये पड़ रहा है कि हम उसमें कहते हैं हमारा बलात्कार, तुम्हारा बलात्कार, इसका कोई औचित्य नहीं है। अच्छा होता कि पुलिस वहां पर जा करके रौद्र रूप धारण करके ऐसी कार्रवाई करती जिसको कहते हैं कि आधा कसाई और आधा इंसान। मेरी बातें कटु हो सकती हैं, लेकिन हमने वांछित प्रत्युत्तर निर्भया के बाद नहीं दिया। 3 बार हमने जो अमेंडमेंट्स किए 13 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद भी हम नहीं सुधरे। दिल्ली की निर्भया के रेप और मौत के बाद सड़कों पर आक्रोश के उमड़े जन सैलाब ने एक उम्मीद जगाई थी। उम्मीद ये थी कि आने वाले दिन महिलाओं के लिए सुरक्षा और सलामती की गारंटी लेकर आएंगे। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में बलात्कार के आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि हालात जस के तस हैं। 2013 में देश में 33,707 बलात्कार के मामले सामने आए। 2014 में 36,735, 2015 में 34,651, 2016 में 38,947, 2017 में 32,559, 2018 में 33,356, 2019 में 32,033, 2020 में 28,046, 2021 में 31,677, 2022 में 31,516 रेप के मामले सामने आए। ये आंकड़े समाज की कड़वी हकीकत को दिखा रहे हैं। हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है वो उलझाएगा कि एसआईटी बना दो, सीबीआई को सौंप दो, ये सजा दे दो, उससे बात नहीं बनेगी। जब तक जो भी रेपिस्ट है उसका कास्ट्रेशन, उसका सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन करके तब तक उसको ऑब्जर्व किया जाए, मनोवैज्ञानिकों की टीम ऑब्जर्व करे जब तक वो स्वयं सुसाइडल ना हो, और एक सुसाइडल टेंडेंसी आते हुए उसको रिहैबिलिटेशन का के प्रोसेस में लाया जाए। अकॉर्डिंग टू मी इसके अलावा रेप जैसा जो क्राइम है उसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। जो 31 साल की उस लड़की के साथ हुआ कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में, वो 3 जनरेशंस के सपनों की हत्या है। आइए अब आपको दूसरा पहलू दिखाते हैं। 2022 के आंकड़ों के अनुसार मर्डर के मामले में जहां कन्विक्शन रेट यानी सजा दिलाने की दर 43.8% है, वहीं रेप के मामले में ये घटकर 27.4% ही हो जाती है। यानी हर साल लगभग बलात्कार के जो 30,000 के आसपास मामले दर्ज होते हैं, उनमें से सिर्फ 8 से 9,000 मामलों में ही इंसाफ मिल पाता है।